वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कपिल सर। आज हम 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और साथ ही हम 43वां 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में भी देखेंगे और हम इसके बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वे कौन सी परिस्थितियाँ थीं जिनके द्वारा संविधान में इतना बड़ा संशोधन करने की जरूरत पड़ी। इसके पीछे क्या कारण थे, आखिर हमने 42वां संविधान संशोधन क्यों पारित किया, इसके पीछे कौन कौन सी परिस्थिति थी, इन सभी के बारे में जानेंगे। जो उस समय प्रधानमंत्री थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने न्यायपालिका, कार्यपालिका, इन सभी की शक्तियों में कटौती की और ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति व्यवस्थापिका को, संसद को दी, जिसमें 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने एक फैसला सुनाया। इस फैसले में उन्होंने लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया और न्यायमूर्ति ने यह फैसला समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण द्वारा दायर की गई चुनाव याचिका के मामले में सुनाया था। राजनारायण इंदिरा गांधी के खिलाफ 1971 में बतौर उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए। याचिका में इंदिरा गांधी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए तर्क दिया था कि उन्होंने चुनाव प्रचार में, जो इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी ने चुनाव प्रचार में सरकारी सेवाओं का इस्तेमाल किया है। पहला कारण तो ये था। पहला कारण में हम स्पष्ट कर सकते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या है कि 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्णय दिया। वह निर्णय दिया था राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी। इस निर्णय में इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जगमोहन लाल सिन्हा। जगमोहन लाल सिन्हा ने फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए निर्वाचन में दखल की है, जिसके कारण इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द कर दिया। इसमें दूसरा कारण है जयप्रकाश नारायण का आंदोलन, जहां एक तरफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को रद्द कर दिया गया, वहीं दूसरी तरफ जयप्रकाश नारायण ले आए। उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए और सरकार का विरोध किया। इन दोनों परिस्थितियों में इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आर्टिकल 352 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। अब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के पश्चात इंदिरा गांधी ने विपक्ष के लगभग सभी नेताओं को जेल में डाल दिया। बिना किसी वारंट के, बिना किसी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सभी नेताओं को जेल में डाल दिया गया और इंदिरा गांधी ने इन सभी नेताओं को जेल में इस आधार पर डाला कि उन्होंने 1971 में एक एक्ट पारित किया गया था जिसे हम मीसा एक्ट कहते हैं, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 के तहत सभी विपक्ष के नेताओं को बिना किसी वारंट के, बिना किसी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के जेल में डाल दिया गया। उनका आधार था मीसा एक्ट। तब लालू प्रसाद यादव भी इस एक्ट के तहत जेल में गए और उन्होंने इसी एक्ट के नाम पर अपनी बेटी का नाम मीसा रखा है। आपको यहाँ पर पता होगा कि लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि मैं इस बात को जिंदगी भर नहीं भूलूंगा कि आपने मुझे इस एक्ट के तहत अंदर किया है। इसी कारण उन्होंने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा। इन्हीं परिस्थितियों में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 पारित कराया, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं।
क्योंकि इस संविधान संशोधन से लगभग 40 अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया, 12 नए अनुच्छेद जोड़े गए, 2 भाग नए जोड़े गए, जिसमें 4 के जिसमें हमारे मूल कर्तव्य और भाग 14 के जिसमें प्रशासनिक अधिकरण हैं। इसमें सबसे पहले प्रस्तावना में संशोधन किया गया। अब प्रस्तावना में संशोधन इसलिए किया क्योंकि 1973 में केशवानंद भारती बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। जब प्रस्तावना संविधान का भाग है तो आर्टिकल 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन तो हो सकता है ना। तो इसी निर्णय के आधार पर इंदिरा गांधी ने हमारी संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े। इनमें पहला शब्द है हमारा पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता। क्या यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि क्या हमारा देश 1976 से पहले पंथ निरपेक्ष नहीं था? सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि हमारा देश 1976 से पहले पंथ निरपेक्ष नहीं था। तो यहाँ पर मैं उन्हें बता दूं कि हमारा देश 1976 से पहले भी पंथ निरपेक्ष था, क्योंकि हमारे संविधान में कुछ ऐसे संविधान निर्माताओं ने कुछ ऐसे प्रावधान किए जिससे कि हमारा देश पहले से पंथ निरपेक्ष हो गया। जैसे कि आज हमारे संविधान में आर्टिकल 25 से लेके 28 तक पंथ निरपेक्षता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जिसमें राज्य किसी विशेष धर्म को मान्यता प्राप्त नहीं करेगा। दूसरा इसमें शब्द जोड़ा था समाजवाद। तीसरा इसमें शब्द जोड़ा था अखंडता। समाजवाद। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि क्या हमारा देश पहले समाजवाद नहीं था? तो हमने उससे पहले भी हमारा देश समाजवाद था और आज भी समाजवाद था, लेकिन जो समाजवाद था उसके पीछे शब्द प्रस्तावना में शब्द न जोड़ने का एक कारण यह भी था कि जो उस समय का जो समाजवाद था वह कार्ल मार्क्स वाला समाजवाद था, रूस यानी यूएसएसआर का समाजवाद था। इसी प्रकार अखंडता भी जोड़ा गया। तो इसमें सबसे पहले अनुच्छेद 31 गए 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 को जोड़ा गया। अनुच्छेद 31 क्या कहता है? जब 1971 में इसे जोड़ा गया तब अनुच्छेद 31 हमारा कहता है कि यदि अनुच्छेद 39C को प्रभावी लागू करने के लिए संसद कोई कानून बनाती है तो वह मौलिक अधिकारों पर प्रभावी होगा। लेकिन 42वां संविधान संशोधन द्वारा इस अनुच्छेद का दायरा बढ़ा दिया गया और इसको सभी नीति निर्देशक तत्वों पर लागू किया गया। यदि भाग 4 के नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वयन करने में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उन पर हमारा ये 31 गै प्रभावी होगा। मतलब सीधा सा है कि अनुच्छेद 31 गै 1971 में जोड़ा गया 25वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ठीक है। लेकिन जिसमें 39B और 39C तक 39B और 39C मौलिक अधिकारों पर प्रभावी थे, लेकिन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस अनुच्छेद का विस्तार कर दिया गया और इस अनुच्छेद का विस्तार भाग 4 तक, संपूर्ण भाग 4 तक कर दिया। मतलब अब कोई भी नीति निर्देशक तत्व को प्रभावी बनाने के लिए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता था। अब इसमें हमने नेक्स्ट आर्टिकल जोड़ा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 31D हमारा अनुच्छेद यह कहता है कि यदि राष्ट्र विरोधी विधियों को मूल अधिकारों पर प्रभावी बनाया गया, यदि राष्ट्र विरोधी गतिविधियां, वे कौन सी गतिविधियां हैं राष्ट्र विरोधी? ऐसी गतिविधियां जो राष्ट्र का विरोध करती हैं, सरकार का विरोध करती हैं, उन सभी गतिविधियों को राष्ट्र विरोधी गतिविधि कहा गया। इंदिरा गांधी ने उस समय पर
वो सभी गतिविधियां राष्ट्र विरोधी थीं जो इंदिरा गांधी के खिलाफ थीं। इन्होंने उसको क्रियान्वित करने के लिए, उन गतिविधियों पर, उन संकट से उबरने के लिए इंदिरा गांधी ने इस आर्टिकल अनुच्छेद 31 घ को जोड़ा और इसका प्रभाव मौलिक अधिकारों पर भी कर दिया गया। यदि अनुच्छेद 31 घ को क्रियान्वित करते समय अनुच्छेद 31 घ मौलिक अधिकारों पर प्रभावी होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं हम, कौन कौन से परिवर्तन किए हमने 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जिसमें हमने 43A जोड़ा, 39A जोड़ा और 48A जोड़ा। इसमें 3 नए मूल कर्तव्य जोड़े गए, जिसमें 43A जोड़ा और 39A और 48A। ये हमने 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 आर्टिकल जोड़े। इसमें हमने मूल कर्तव्य भी जोड़े गए। मूल कर्तव्य इसमें हमने भाग 4 क जोड़ा गया, जिसमें हमने सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर हमने एक नया भाग जोड़ा, मूल कर्तव्य है, जिसमें हमने प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा, जो आज, जिसमें हमने अगला मूल कर्तव्य है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य है, जो इसमें हमने अनुच्छेद 74 में परिवर्तन किया। अनुच्छेद 74 में क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेगा। लेकिन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह मानना बाध्यकारी कर दिया गया। मतलब यदि मंत्री परिषद राष्ट्रपति को कोई सलाह देती है तो वह सलाह राष्ट्रपति को मानना बाध्यकारी कर दिया। मतलब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह मानना बाध्यकारी कर दिया गया। लेकिन मोरारजी देसाई सरकार आने के पश्चात मोरारजी देसाई सरकार ने 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस प्रावधान में परिवर्तन किया गया और राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह को राष्ट्रपति एक बार पुनः विचार के लिए भेज सकता है। लेकिन यदि मंत्री परिषद उसी सलाह को परिवर्तन करके या बिना परिवर्तन किए राष्ट्रपति को भेजती है, राष्ट्रपति को यदि मंत्री परिषद उसी सलाह को परिवर्तन किए बिना या फिर परिवर्तन करके भेजती है, तो वह सलाह राष्ट्रपति को मानना बाध्यकारी है। मतलब कि यहाँ पर हमने 44वां संविधान संशोधन करके राष्ट्रपति को हमने एक अवसर दे दिया। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने और क्या प्रावधान किया गया इसमें। आर्टिकल 352 में क्या संशोधन करा?
42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्र आर्टिकल 352 में कौन सा संशोधन क्या करा कि राष्ट्रीय आपातकाल को, यदि हम राष्ट्रीय आपातकाल, यदि नेशनल इमरजेंसी एक बार देश में लगा दें तो वह अनंत काल तक चलता था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तन करके राष्ट्रीय आपातकाल को देश के एक भाग में या देश के किसी या पूरे देश में लागू किया जा सकता था। पहले क्या होता था कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में लगता था, लेकिन अनुच्छेद 352 में संशोधन करके राष्ट्रीय आपातकाल को पूरे देश में या किसी भाग में लगाया जा सकता था। दूसरा क्या प्रावधान किया इसमें, अनुच्छेद 356 में एक संशोधन करा। इसमें क्या संशोधन करा, राष्ट्रपति शासन के कार्यकाल में एक बार, पहले क्या होता है कि यदि हम 356 लगा रहे हैं 1976 से पहले, यदि हम 356 लगाएंगे तो वह 6 माह तक जारी रहेगा, लेकिन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसकी अवधि को 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया। इसमें दूसरा हमारा परिवर्तन कौन सा करा, आर्टिकल 131 कै, जो कि सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार है, जिसमें उसमें रिट जारी करने का अधिकार होता है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के क्षेत्र अधिकार में कमी कर दी गई। लेकिन जैसे ही आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, आज हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि केंद्र के मामलों को सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्चतम न्यायालय में, लेकिन और राज्य के मामलों में हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। राज्य की अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकती थी। जैसे कि आज हमारी न्यायपालिका एक एकीकृत न्यायपालिका है, केंद्र और राज्य के मामलों में को हम सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं और हाई कोर्ट में भी ले जा सकते हैं। लेकिन इस अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राज्य के मामलों में उच्च न्यायालय और केंद्र के मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। इस प्रकार हमारी जो एकीकृत न्यायपालिका है उसकी शक्ति में कटौती की गई और हमारी एकीकृत न्यायपालिका को दोहरी न्यायपालिका में बदल दिया गया। और इसमें कौन से परिवर्तन किए, अनुच्छेद 144 कै और अनुच्छेद 228 कै। अनुच्छेद 141 कै क्या कहता है कि यदि कोई निर्णय है, उस निर्णय की सुनवाई करने के लिए कितनी जजों की पीठ होनी चाहिए, वह उस न्यायालय का CJI तय करता है, जिसे हम मास्टर ऑफ रोस्टर्स भी कहते हैं। यदि इसी प्रकार राज्यों में राज्य का मुख्य न्यायाधीश होता है CJI, वह तय करता है कि किसी निर्णय के लिए कितनी जजों की बेंच होनी चाहिए। लेकिन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उनकी शक्तियों में कटौती की गई। संवैधानिक मामलों पर 7 जज होंगे, यह प्रावधान किया गया। इस प्रकार न्यायपालिका की शक्ति में कटौती की गई। नेक्स्ट चलते हैं हम, और इसमें कौन कौन से परिवर्तन किए गए। अब आते हैं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में कौन कौन से परिवर्तन किए गए, उनको हम एक बार पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर देखते हैं। संशोधन इसमें हम लघु संविधान संशोधन भी कहते हैं, जिसमें हमने स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को प्रभावी बनाया। इसमें हमने पहला 3 नए शब्द जोड़े प्रस्तावना में, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। दूसरा, इसमें हमने भाग 2 में
इसमें दूसरा क्या जोड़ा, ये मूल कर्तव्य जोड़े जो हमारे भाग 4 क में हैं। और क्या जोड़ा, कैबिनेट की सलाह के लिए राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी अनुच्छेद 74 में संशोधन किया गया और इस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना बाध्यकारी कर दिया गया। इस प्रकार राष्ट्रपति की शक्ति में कटौती की गई। और इसमें हमने एक अन्य भाग जोड़ा संविधान में, प्रशासनिक अधिकरण, जिसे हम भाग 14 के जोड़ा गया, जिसमें प्रशासनिक अधिकरण की व्यवस्था की गई है, जिसमें आर्टिकल 323 क और 333 ख इस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। नेक्स्ट प्रावधान इसमें क्या किया, 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोकसभा की एवं राज्यसभा विधानसभाओं को 1971 की जनगणना, आज आप भारत में देखते हैं कि लोकसभा और विधानसभा की सीटें 2026 तक निश्चित कर दी गई हैं। वह सीटें हमारे संशोधन द्वारा की गई थी, लेकिन 2001 के पश्चात हमने उनको फिर इतना ही सीमित कर दिया गया। 2026 में लोकसभा और विधानसभा की सीटों में परिवर्तन किया जाएगा। दूसरा और क्या प्रावधान किया गया इसने, संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। आप देखते हैं कि 368 आर्टिकल 368 को न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, उसको जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा गया। न्यायिक समीक्षा एवं रिट न्याय क्षेत्र में उच्चतम और उच्च न्यायालयों की शक्ति में कटौती की गई। लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया। जो लोकसभा, आज आप वर्तमान में देखते हैं कि लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन इस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया। संसद को राष्ट्र विरोधी क्रियाकलापों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए विधियां बनाने की शक्ति प्रदान की गई और ऐसी विधियों को मूल अधिकारों पर प्रभावी बनाया गया। आज आप देखते हैं कि आर्टिकल 31 घ जोड़ा गया। आर्टिकल 31 घ देखिए आप, 31 घ आर्टिकल 31 घ इसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। संसद ने एक अधिनियम पारित करा कि राष्ट्र विरोधी जितने भी गतिविधियां हैं उन सभी को मूल अधिकारों पर प्रभावी बना दिया गया। नेक्स्ट इसमें क्या जोड़ा, 3 नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए। सामान्य न्याय शुल्क, जो कि हमारा आर्टिकल 39 के और उद्योगों का प्रबंधक आर्टिकल 43 के और आर्टिकल 48 के, इसमें 3 नए आर्टिकल जोड़े गए। भारत और किसी भी भाग या एक भाग में राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो सकती है। आर्टिकल 352 में संशोधन किया गया। संशोधन करके 352 में संशोधन किया गया। पहले 352 अनुच्छेद कहता था कि राष्ट्रीय आपातकाल पूरे राष्ट्र में ही लगाया जा सकता है, लेकिन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उसको भारत के किसी एक भाग में भी लगाया जा सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन के कार्यकाल में एक बार में 6 माह से 1 साल तक की बढ़ोतरी की गई। जो राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन में पहले क्या होता था कि राष्ट्रपति शासन 6 माह तक ही लगाया जा सकता था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उसमें 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया। केंद्र को किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य बल भेजने की शक्ति, ये विवाद आज भी हमारा केंद्र और राज्य के संबंध में विवाद का कारण बनता है। इसमें संशोधन किया गया कि केंद्र किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य बल भेज सकता है। नेक्स्ट इसमें 5 विषयों का राज्य सूची में संवर्ती सूची में स्थानांतरण कर दिया गया। वे कौन से 5 विषय हैं? शिक्षा, वन,
वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नापतोल, न्याय प्रशासन, उच्चतम और उच्च न्यायालयों के अलावा सभी न्यायालयों का गठन, इन सभी को हमने समवर्ती सूची में जोड़ दिया। संसद और विधानमंडल की कोरम की 10 आवश्यकता की समाप्ति कर दी गई। जो संसद और विधानमंडल में आज आप देखते हैं कि 1/10 किसी भी संसद या विधानमंडल में, विधानमंडल का जो कोरम होता है हमारा, कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 होता है। लेकिन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट इसमें संसद को यह निर्णय लेने की शक्ति प्रदान की गई कि समय समय पर वे अपने सदस्यों के समितियों के अधिकार एवं विशेष अधिकारों का निर्धारण करें और अखिल भारतीय विधिक सेवा का निर्माण की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट अब आता है हमारा 43वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1977। इसमें कौन कौन से परिवर्तन करें? जनता सरकार द्वारा पारित किया गया था ये हमारा अधिनियम, जिसमें 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन था उसके मामलों को रद्द करने में इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसमें कौन सा प्रावधान किया गया? न्यायिक समीक्षा एवं रिट जारी करने के संदर्भ में उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्याय क्षेत्र में पुनर्विभाजन किया गया। आर्टिकल 131 कै व 228 कै को दोबारा से शक्तियां प्रदान कर दी गई और आर्टिकल 31 घ को रद्द कर दिया गया। जो राष्ट्र विरोधी, जो हमने 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा था आर्टिकल 31 घ, उस आर्टिकल को हटा दिया गया। अब आता हमारा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। इसमें कौन कौन से संदर्भ में प्रावधान किए गए हैं? यह अधिनियम भी मोरारजी देसाई सरकार द्वारा पारित किया गया था। इसमें पहला प्रावधान किया गया था कि लोकसभा एवं राज्य विधानमंडलों के कार्यकाल को पूर्ववत रखा गया। जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हमने लोकसभा एवं विधानमंडल के जो कार्यकाल है उसको हमने 6 वर्ष कर दिया था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उस कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया। इसमें नेक्स्ट प्रावधान किया गया कि संसद एवं राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की रिपोर्ट के समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया कि, और इसमें नेक्स्ट प्रावधान किया गया कि कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार भेजने की राष्ट्रपति को शक्ति दी, पुनर्विचार के बाद बाध्यकारी होगी। जैसे कि आज आर्टिकल 74 में संशोधन करा गया। जो आर्टिकल 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो राष्ट्रपति को बाध्यकारी बना दिया गया था, उस बाध्यकारिता को हटा दिया गया और राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। यदि मंत्री परिषद उसी सलाह को दोबारा से भेजती है तो वह राष्ट्रपति को मानना बाध्यकारी होगा। इसमें नेक्स्ट राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। इस आंतरिक अशांति के द्वारा ही हमने आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था और इसी शब्द को हटा दिया गया। इसकी जगह सशस्त्र विद्रोह रखा गया। राष्ट्रपति के लिए यह व्यवस्था बनाई गई कि वह केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। जब सांसद राष्ट्रीय कैबिनेट की लिखित सिफारिश चाहिए होगी राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए। इसमें मूल अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार को समाप्त कर दिया गया। जो हमारा संपत्ति का अधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया। जैसे कि आप देखते होंगे कि हमने संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1978 द्वारा हटाकर भाग 12 में आर्टिकल 300 के में रख दिया है। वह आज हमारा संवैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त
मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता। जैसे कि इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करके मूल अधिकारों पर जो हमारे आर्टिकल 20 और 21 हैं उन्हें निलंबित कर दिया था और सभी को मैक्सिमम विपक्षियों को जेल में डाल दिया था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 20 और 21 को किसी भी आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है। उस उपबंध को हटाया गया जो न्यायालय के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवाद के निर्णय की शक्ति छीन ली। आप देखते होंगे कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा इंदिरा गांधी ने एक प्रावधान किया था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के पद को न्यायालय से बाहर के निर्वाचन से विवाद को बाहर कर दिया गया। अब इंदिरा गांधी ने यह प्रावधान क्यों किया था? क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसके निर्वाचन को रद्द कर दिया था। इस कारण उसने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायालय से अलग रख दिया गया। स्टूडेंट्स, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।